माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, परागण। तो आज के वीडियो में हम परागण और परागण के प्रकार को पढ़ेंगे सबसे अच्छे तरीके से, जिस प्रकार से हमें एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग हमारा है परागण। तो देखिए परागण क्या होता है। देखिए पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। क्योंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं, यानी अचल हैं जो चल नहीं सकते, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना पड़ता है। यह कैसे संपन्न है? दोनों अचल हैं लेकिन निषेचन संपन्न करने के लिए दोनों को एक साथ होना पड़ता है। तो यह कैसे संभव, आज की वीडियो में ही पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। परागकणों यानी परागकोश से झड़ने के पश्चात जो परागकण होते हैं, जब परागकोश से झड़ जाते हैं उसके बाद स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने या स्थानांतरण या संचरण की प्रक्रिया को ही परागण कहा जाता है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पीय पादपों में एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया है। ये परागण को प्रायः प्राप्त करने के लिए बाह्य कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा परागण क्या होता है। आपने समझा कि परागण क्या होता है। देखिए क्या है, परागकणों का यानी परागकोश से झड़ने के बाद परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या पहुंचने या संचरण की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। अब देखिए परागण के प्रकार। तो देखिए परागण के प्रकार, पराग के स्रोतों को ध्यान में रखते हुए परागण 3 प्रकार से होते हैं। परागण को 3 प्रकार में बांटा गया है। देखिए क्या है, का है स्वयुग्मन, यानी कि जिसे ऑटोगैमी भी कहते हैं। तो देखिए एक ही यानी कि उसी पुष्प के उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण जो होता है वो स्वयुग्मन कहलाता है। जैसे कि आप देखिए चित्र में, यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसी पुष्प का वर्तिकाग्र जो होता है, इसी पुष्प के इसी इसी जो परागकोश इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचे, तो यह स्वपरागण होता है। यानी कि किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसे ही स्वपरागण कहते हैं। आगे देखिए, इसे ही स्वयुग्मन या ऑटोगामी भी कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहां परागकोश एक वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है, यानी खुलता और बंद होता है, वहां पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिका की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। आगे देखिए, कुछ पादप यानी कुछ पौधों जैसे कि बायोला यानी कि समान पांसी, यानी और फिर क्या ऑक्लेजिस या फिर कोमेलिना यानी कि जिसे कनकौवा कहते हैं, 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। क्या उन्मील परागणी पुष्प अन्य प्रजातियों के पुष्पों के समान होते हैं, जिसे परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। तो दूसरा होता है अनउन्मील परागणी पुष्प, जो कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये होता है, ये देखिए ये है अनउन्मील परागणी पुष्प, और ये होता है उन्मील परागणी पुष्प। आगे देखिए, जो उन्मील परागणी पुष्प होता है, जो ये वाला पुष्प होता है उन्मील परागणी पुष्प, ये क्या होता है, इसमें जो परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, यानी क्या कहते हैं, अनावृत का मतलब होते हैं खुले नहीं रहते हैं। और जो उन्मूल्य होता है, अनउन्मील्य होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अनावृत होता है। क्या अनावृत इसमें नहीं होता है, यानी इसमें खुले होते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार के पुष्प में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुरित होता है, तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को
प्रभावित करते हैं। अतः अनुउन्मीलीय प्रागडी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं, क्योंकि यहाँ वर्तिकाग्र पट क्रास या परपरागण अवतरण के अवसर नहीं प्राप्त होते या नहीं होते हैं। आगे देखिए, उन्मील प्रागड़ी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अनुउन्मीलीय पौधों को इससे फायदा होगा या हानि? देखिए, खा वाला हमारा आ गया सजात पुष्पी परागण। देखिए, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्थानांतरण होना यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रिया रूप से परपरागण है। एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के, मान लीजिए एक पौधा उसमें 2 पुष्प लगे हैं, तो पहले वाले पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचता है, तो यह क्रिया सजात पुष्पी परागण कहलाती है। यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रिया रूप में से परपरागण है। ये क्या है? एक प्रकार का परपरागण है जिसमें एक कारक यानी कि एजेंट सम्मिलित होता है। सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप से आते हैं, यानी एक ही पौधे के 2 पुष्प होते हैं। अब देखिए, गा वाला है परनिषेचन। तो देखिए, परनिषेचन क्या है? इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। देखिए, कहे चित्र 1.9 में देखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए है, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं। ये देखिए है जो परनिषेचन होता है। देखिए, मात्र यह ही केवल एक परागण है जिसमें परागण के समय आनुवंशिकता भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। अब देखिए, परागण के अभिकर्मक या कारक। तो देखिए, पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में 2 अजीवीय यानी वायु या जल तथा एक जीवीय प्राप्ति कारक एजेंट का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं, यानी वायु द्वारा परागण या फिर जल द्वारा परागण करते हैं। आगे देखिए, अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। बहुत कम पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। इस प्रकार अनिश्चितता तथा परागणों के हाथ से जुड़ी तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांड की तुलना में असंख्य मात्रा में परागण उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ये वायु द्वारा परागण होता है, तो इसमें जो परागण होते हैं, परागकण होते हैं, उनका काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि वायु द्वारा और जल द्वारा होना तो कुछ पहुँचेंगे, कुछ नहीं पहुँचेंगे। ये अधिक परागकण क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए, अजीवीय परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है, ताकि वे हवा के झोंके के साथ संचरित हो सकें। वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सके। वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं। जो वायु जल द्वारा जिनका परागण होता है, उनके परागकण बहुत हल्के होते हैं कि पानी से बह सके और हवा से उड़ सके, तथा बृहत एवं प्रायः पिच वर्तिकाग्र युक्त होते हैं, ताकि आसानी से वायु में उड़ते परागकणों को आबद्ध किया जा सके। देखिए, चित्र 1.10 में यहाँ पे देखिए, ये होते हैं, इस प्रकार से इसके परागकण होते हैं। आगे देखिए, वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। इसका एक जाना पहचाना उदाहरण है भुट्टा, यानी कि कॉर्न के जो भुट्टा लोग गाँव में बोते हैं। आप जो फुफुंदे यानी टेटलेस देखते हैं उसमें, वह कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका हैं, जो हवा में झूमते हैं। जो आपको देखिए एक भुआ की तरह दिखता है भुट्टे में, वो ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सकें। जो भुट्टा देखते हैं उसमें देखिए, भुट्टा इस प्रकार से हमारा बना होता है, तो उसमें इसे भुआ की तरह निकला हो रहता है। तो ये जो झूलते ही परागकणों को क्या करते हैं? पकड़ते हैं, तो चिपक जाते हैं। आगे देखिए, घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है, वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में। इसके विपरीत आप स्मरण करेंगे कि
निम्न पादप समूह जैसे कि एल्गी, बायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स आदि के नर युग्मक के परिवहन का संचार का नियमित साधन है। इनका जो परिवहन है क्या, संचार का नियमित साधन है। साधन से ही यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट्स का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। जल परागित पुष्पों के कुछ उदाहरण हैं बेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला, जो कि ताजे पानी में उगते हैं। और क्या करते हैं, और अनेकों समुद्री जलीय घासों जैसे कि जो जोस्टेरा आदि हैं। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग नहीं लाते। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली मुकुंदनी पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है। जो मुकुंदनी पौधा होता है उसका जो परागण होता है कीटों और पानी द्वारा होता है, वायु द्वारा, जैसा कि अधिकतर थलीय पादपों से होता है। एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल द्वारा जल की सतह पर आते हैं और नर पुष्प या परागण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए क्या है, बेलिस्नेरिया लंबे डंठल के साथ, जो बेलिस्नेरिया यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, जो बेलिस्नेरिया होता है लंबे डंठल के साथ धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये है बेलिस्नेरिया। ये जब नदी की पानी की धारा बहती है तो उसमें ये बहते रहते हैं, उसमें झूमते रहते हैं पानी की बहाव की तरफ। आगे देखिए, इनमें से कुछ के संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प एवं मृतिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घास क्या है, सिग्रासियस में मादा पुष्प के जल के सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागकणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी प्रजातियों के परागण लंबे फीते जैसे होते हैं तथा जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा हो जाता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गोले श्लेष्म आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। जो परागकण उसके होते हैं उसमें एक प्रकार का आवरण होता है जिसे कहते हैं क्या, जिसका नाम होता है श्लेष्मक आवरण, उसी द्वारा वो संरक्षित रहता है। अब देखिए मैं क्वेश्चन कर रहा है कि वायु एवं जल के परागित पुष्प ना तो बहुत रंग युक्त होते हैं और ना ही मकरंद पैदा करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्रजातियों को परागण कर्मक या कारक के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए मधुमक्खी, भंवरे, तितली, वर्ण, चींटियां, शलभ, कीट, पक्षी, ये सब क्या करते हैं, इनको परागण के कारक के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि इनके द्वारा परागकण वर्तिकार पर पहुंचते हैं। आगे देखिए, शंखखोरा तथा गुंजन पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागित अभिकर्मक हैं। प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी, यहाँ पे देखिए चित्र 1.11 में कह रहा है, 1.1 में एक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मधुमक्खी द्वारा देखिए परागण हो रहा है। यहाँ पे मधुमक्खी बैठेगी तो इसके द्वारा परागकण इसके वर्तिकार पर चले जाएंगे। देखिए प्रधान जीवीय परागण कर्मक हैं, यहाँ तक कि बड़े नर वानरगण के प्राणी लीमर या लेम्यूर, वृक्षवासी शाखाचारी कृंतक, यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग जो सांप होते हैं, गीगो छिपकली या फिर उपवन छिपकली भी कुछ प्रजातियों के पादप के परागण के लिए सक्रिय पाए जाते हैं, यानी कुछ पौधों के परागण इनसे द्वारा भी होते हैं। पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। आगे देखिए, अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन, पूर्ण सुगंध युक्त और मकरंद से भरे होते हैं। जब छोटे पुष्प होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुमंग के समूह बड़े होकर क्या होते हैं, बद्ध होकर अधिक ऊपर आते हैं। प्राणी रंगों एवं अथवा सुगंध महक के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। जो क्या होते हैं, प्राणी होते हैं किसके द्वारा, महक के द्वारा।
एवं बीटलों से परागित होने वाले पुष्प मालन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना पड़ता है। मकरंद और परागण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। इस पारितोषिक को पाने के लिए प्राणी आगंतुक को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणियों के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है, जो प्राणी परागित फूलों के प्रायः चिपचिपा होता है। जो परागकणों के लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा हो जाता है। आगे देखिए, कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण है एमोरफोलिलस का लंबोत्तर पुष्प यानी कि पुष्प सतह लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक संबंध शलभ की एक प्रजाति यूका पादप के बीच होता है, जहां दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते। इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है। जब इसके बदले में वह शलभ द्वारा परागित होती है तो शलभ का लार्वा अंडे के बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। आगे देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखिए क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हमारा क्वेश्चन, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा बहिर्प्रजनन युक्तियाँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन अवनमन होता है। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं परपरागण को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्त एवं वर्तिकाग्रता समकालिक नहीं होती हैं। या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं, या फिर परागों के झड़ने से काफी पहले ही वर्तिकाग्र ग्राम्य बन जाते हैं। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते। दोनों ही युक्तियां स्वयुग्मक रोकती हैं, अतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन एवं असामंजस्य है। यह एक वंशानुक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरित या स्त्री केसर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जाता है, स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है। एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन अगर एक ही पौधों पर नर एवं मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हों, जैसे कि एरंड, मक्का, उभयलिंगश्रयी, या फिर यह क्या होता है स्वपरागण को रोकता है। ये सब स्वपरागण को रोक देते हैं, ना कि सजात पुष्पी परागण को। आगे देखिए, अन्य बहुत सी सारी प्रजातियां जैसे कि पपीता में नर एवं मादा पुष्प भिन्न पादप पर होते हैं, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा या तो नर हैं। एक लिंगाश्रयी या पारिस्थितिक स्वपरागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधी करते हैं, यानी दोनों को रोकते हैं। अब देखिए हमारा आ गया पराग स्त्री केसर संकर्षण, यानी कि पारस्परिक क्रिया जो है। तो देखिए, पराग बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है। ठीक उसी प्रजाति का सुयोग पराग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं, जिनमें ये या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से, यदि वह स्वपरागण के अयोग्य हैं। स्त्री केसर में यह सा क्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग सुयोग्य है या फिर गलत प्रकार का अयोग्य है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागपश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ाता है। अगर पराग सही प्रकार का है तो स्त्री केसर उसे क्या स्वीकार कर लेता है, नहीं तो उसे हटा देता है। स्वीकार कर लेगा तो वह आगे की घटना शुरू हो जाएगी, आगे की ओर बढ़ जाएगा निषेचन की तरफ। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर अंकुरण या वर्तिकाग्र पर पराग नलिका वृद्धि रोककर
पराग को अस्वीकार कर देती है। एक स्त्री का केसर द्वारा पराग के पहचानने की क्षमता उसके स्वीकृत या अस्वीकृत की अनुपालित होती है, जो परागकणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद की मध्य अवस्था स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी हाल में ही कुछ वनस्पतियां वैज्ञानिकों ने स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना है तथा उनके बीच संकर्षणिक पारस्परिक क्रिया को स्वीकार और अस्वीकार के अनुपालन को जाना है। आगे देखिए, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सुयोग परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से परागित परागनलिका उत्पन्न हो। कह रहा है चित्र 1.12 में देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, पराग नलिका वर्तिका तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। आप याद करें कि कुछ पादपों में परागण 2 कोशिकाएं भित्ति यानी कि एक कायिक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका से झड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस प्रकार से चित्र है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से परागकणों का वर्तिकाग्र पर क्या होता है, अंकुरण होता है। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए अगला चित्र हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए पहला वाला जो है यह है परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, जो ये चित्र आ वाला दिख रहा है। सा वाला जो हमारा ये वर्तिका में पराग नलिका की वृद्धि, इस प्रकार से वर्तिका में पराग नलिका की वृद्धि होती है। और ये जो हमारा सा वाला है स्त्री केसर के अनुप्रस्थ काट का चित्र है। ये स्त्री केसर के जो पराग नलिका होती है उसके काट का चित्र है। और द वाला जो है ये है एक अंड समुच्चय के बृहत दृश्य, ये एक अंड समुच्चय है। और फिर जो ई दिख रहा है ये वाला चित्र आपको, ये एक सहायक कोशिका में नर युग्मक का स्खलन है एवं शुक्राणु गतिशीलता है। अब आगे देखिए, इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिकाएं विभाजित होती हैं और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान 2 नर युग्मों की रचना करती हैं। जिन पादपों में पराग 3 कोशिकाएं स्थित होती हैं वहां पराग नलिका शुरुआत से ही 2 नर युग्मों को ले जाती है। पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है। आगे देखिए कैसे प्रविष्ट करती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कोशिका क्या होती है, इसमें क्या करती है, प्रविष्ट करती है। आगे देखिए, हाल ही में बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका की बीजांड द्वारी हिस्से या उपस्थित तंतु रूप समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करती है। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्री संकर्षण के हेर फेर में यहाँ तक कि अयोग्य परागण से अपेक्षित संकर जाति प्राप्त करने में मदद मिलती है। आप एक कांच की पट्टी यानी स्लाइड पर एक शर्करा घोल 10% घोल की एक बूंद पर मटर, चना, चिपकी या फिर क्राटोलेरिया बाल या फिर क्या बालसूचे की गुलमेहंदी कहते हैं तथा क्या विनिका यानी जिसे सदाबहार के पुष्प से कुछ पराग झाड़ कर गिराने के पश्चात जनन का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। स्लाइड पर इन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति लो पावर को लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर अवलोकित करें। बहुत संभव है कि आप परागकणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख सकेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उन्हें देख सकेंगे। आगे देखिए,
एक प्रजनक भिन्न प्रजातियों के संकरण क्रॉसिंग में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के आपेक्षिक विशिष्टता वाले जनन जनन संपात में रुचि रखते हैं। कृमि संकीर्णीकरण फसल की उन्नति या गतिशीलता प्रक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को संदूषित अनापेक्षित परागों को से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल बोरावस्त्र तकनीक यानी कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी तथा विपुंसन तकनीकी द्वारा की जा सकती है। आगे देखिए, यदि कोई मादा जनन द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के परिस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर यानी कि पतले कागज की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैंकिंग या फिर बोहरा वस्त्रावरण कहते हैं। जब बैंकिंग यानी कि वस्त्रावरण वृत्ति का पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राहता को प्राप्त करता है तब नर अभिभावक से संग्रहित परागकोश के पराग उसी पर छिड़का जाता है और उस पुष्प आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो परागकण होते हैं उनको रखा जाता है, एकत्र करके रखा है, जिसे कहते हैं बैंकिंग द्वारा बैगिंग जिसे कहते हैं, जिसे बैगिंग कहते हैं या फिर वस्त्रावरण कहते हैं। उन्हें बोरे की तरह जो थैला होता है उसमें रखा जाता है। उसके बाद वर्तिकाग्रों पर क्या है छिड़का जाता है, उनके बाद से छोड़ जाता है जिससे वो क्या करते हैं फल के लिए विकसित होते हैं। आगे देखिए, यदि मादा जनक एक लिंगी पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती। पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत्त कर दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राह बन जाता है तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा पराग करके पुष्प को पुनः आवृत्त यानी कि रिवेगार्ड कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से होता है परागण और इस प्रकार से होते हैं परागण के प्रकार। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।